प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनाडा पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत। G7 आउटरीच सत्र में करेंगे शिरकत। कनाडाई समकक्ष समेत अन्य वैश्विक नेताओं के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। डीजीपी द्वारा 8 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने को गृह विभाग ने किया रद्द, बताया नियम विरुद्ध, डीजीपी से मांगा जवाब। रांची में सेना का फर्जी मुहर बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। सीआईडी ने 1 करोड़ 53 लाख ठगी करने वाले साइबर अपराधी को उत्तर प्रदेश से पकड़ा। और राज्य में मानसून की हुई एंट्री, बारिश की फुहारों से गर्मी से राहत। रांची, लोहरदगा और सिंहभूम समेत कई जिलों में 20 जून तक भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। साइप्रस की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे कनाडा पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। श्री मोदी अपने 2 दिवसीय कनाडा दौरे के क्रम में G7 आउटरीच सत्र में शिरकत करेंगे। साथ ही अपने कनाडाई समकक्ष समेत विश्व के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। G7 सम्मेलन को लेकर कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चाहते हैं कि सदस्य देश वैश्विक शांति और सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, रोजगार सृजन जैसे मुद्दों को लेकर सकारात्मक चर्चा करें। लेकिन G7 में पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष और रूस यूक्रेन का संघर्ष हावी रहने वाला है। Der Fortschritt des Irans. This issue, Iran-Israel conflict, will be very high on the agenda of the G7 summit. Am Freitag militärische Ziele. सदस्य देश जारी संघर्ष को खत्म करने को लेकर एकमत नहीं है। वो सिर्फ तनाव को कम करने को लेकर एक संयुक्त बयान जारी करने पर सहमत है। ऐसे में कनाडा संयुक्त बयान की बजाय अध्यक्षीय विवरण जारी करने की कोशिश में है। वहीं G7 के आउटरीच कार्यक्रम में भारत, यूक्रेन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जैसे देश 17 जून को हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में कनाडा में वे G7 देशों व अन्य देशों के साथ साथ वैश्विक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीकी विकास और नवोन्मेष को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। ये 6वीं बार है जो भारत को गेस्ट कंट्री का आमंत्रण मिला है। ये दिखलाता है कि भारत कितना महत्वपूर्ण है आज की तिथि में दुनिया में। दूसरी बात, G7 के अंदर ही काफ़ी वार्तालाप होगी, काफ़ी चर्चा होगी उन विषयों पर जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऊर्जा की सुरक्षा हुई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्वांटम हो गया इत्यादि। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शिरकत करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के अलावा प्रधानमंत्री की वैश्विक नेताओं के साथ बायलैटरल मुलाकातें अहम रहेंगी। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण होगी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मुलाकात, जो एक अवसर प्रदान करेगी दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर से नरमी लाने की। कैमरामैन NA शिवा कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, अल्बर्टा, कनाडा। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कल रांची के खेलगांव स्थित ओरिएंट टेक्सटाइल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर यहां काम कर रही महिलाओं से मुलाकात की। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि इन महिलाओं ने साबित कर दिखाया है कि वे नए मुकाम हासिल कर सकती हैं। उन्होंने विकास में महिलाओं की भागीदारी, कर्मचारी हित और कौशल विकास जैसे मुद्दों पर विमर्श किया और जरूरी निर्देश दिए।
रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में किसान मोर्चा की कल प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक बैठक हुई, जिसे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर श्री मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि विकास और किसान कल्याण पर खास बल दे रही है। उन्होंने विकसित कृषि संकल्प अभियान को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। इस मौके पर किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर 24 जून को सभी प्रखंड कार्यालयों में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश में 16वीं जनगणना की अधिसूचना जारी होने पर हर्ष जताया है। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनगणना से समाज के हर वर्ग को सभी ढंग से समझने, योजनाओं को समावेशी और प्रभावी बनाने तथा नीति निर्माण को वैज्ञानिक बनाने में मदद मिलेगी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने भी जनगणना की अधिसूचना जारी किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने इस मुद्दे पर झामुमो के बयान पर पलटवार किया और कहा कि जनगणना की अधिसूचना अभी जारी हुई है और पार्टी की बौखलाहट सामने आने लगी है। श्री सिंह ने कहा कि डिजिटल तरीके से पॉपुलेशन हैकिंग नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण से पॉपुलेशन हैकिंग झामुमो और कांग्रेस के डीएनए में है। समसामयिक विषयों पर झामुमो और भाजपा के बीच बयानों के खूब तीर चल रहे हैं। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कल रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। श्री भट्टाचार्य ने ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने जनगणना के तौर तरीकों पर भी सवाल उठाए। मतलब 1 मार्च 27 से 31 दिसंबर 28 के बीच में जनगणना का कार्य भी पूरा हो जाएगा, परिसीमन भी पूरा हो जाएगा। मतलब नारी शक्ति वंदन अधिनियम अगले 5 सालों के लिए फिर से टाल दिया गया। ये केवल और केवल पूरे नारी शक्ति को प्रलोभन दिखाकर, मतलब हम लोग जिसको कहते हैं कि न्योता भेजकर थाली हटा देना। चाईबासा में विधानसभा की सदाचार समिति के सभापति रामचंद्र सिंह की अध्यक्षता में कल बैठक हुई। इस दौरान अनुकंपा आधारित नियुक्तियों, पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित मामलों पर चर्चा हुई। श्री सिंह ने लंबित मामलों के जल्द निपटारे का निर्देश दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों की स्थिति और सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की भी समीक्षा की। सभी काम को उस तरह के देख रहे हैं जो मान लीजिए कि जनता के हित में हो और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे पहुंच सके, इस काम के लिए हम लोग हैं। यह विधानसभा की कमेटी है, सदाचार समिति है, और ऐसे आप मान लीजिए कि जिसे असेंबली में सारे बात नहीं आ पाते हैं, ये मिनी असेंबली है। यहाँ हम लोग बात करते हैं जनता के हित में, और कुछ बातें हैं जो नहीं हुए हैं उसको हम लोग देख करके अपना हम लोग रिपोर्ट करेंगे, इसके बाद बात करेंगे। और कोई आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो पार्टी संगठन के विस्तार और मजबूती को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज वे चांडिल में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान रांची में 22 जून को प्रस्तावित बलिदान दिवस समारोह की तैयारी पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। झारखंड गौ सेवा आयोग की ओर से गौ सेवा के क्षेत्र में चुनौतियों और संभावनाओं विषय पर रांची में 19 और 20 जून को 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होगा। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि इसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। कार्यशाला का उद्घाटन कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की करेंगी।
को लेकर के इतनी गंभीरता दिखाई दे रही है इस संवेदनशील सरकार के दौरान, आपकी उपस्थिति, आपका सहयोग, आपका स्नेह और समर्थन भी इसी प्रकार से हम लोगों को उस 2 दिन तक प्राप्त हो और उनके एक एक उद्बोधन से इस राज्य में जो अमृत मंथन हो रहा है उसके बारे में आम जनमानस को भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि राज्य सरकार को भी आगे नीतियां बनाने में सहयोग मिले। राज्य सरकार ने 10 जून को पुलिस मुख्यालय द्वारा 8 आईपीएस अधिकारियों को दिए गए अतिरिक्त प्रभार संबंधी आदेश को रद्द कर दिया है। गृह विभाग ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे नियम विरुद्ध बताया। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे निर्णय बिना उच्च स्तरीय मंजूरी के नहीं लिए जा सकते। गृह विभाग ने इस सिलसिले में पत्र लिखकर डीजीपी अनुराग गुप्ता से स्पष्टीकरण मांगा है और हिदायत दी है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त प्रभार या तबादले का निर्णय लेने से पहले तय प्रक्रिया का पालन किया जाए। रांची पुलिस ने भारतीय सेना का फर्जी मुहर बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नामकुम थाना क्षेत्र के मिलिट्री हॉस्पिटल परिसर में संचालित एक जनरल स्टोर में छापेमारी कर इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बड़ी मात्रा में नकली मुहरें बरामद की हैं। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि यह कार्रवाई लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस की विशेष सूचना पर की गई है। जो है रेड किया गया और ये बात वेरीफाई हुई, 17 मुहर बरामद हुए जो आर्मी के डिफरेंट रैंक से मुहर जो है वह कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से लेकर मेडिकल ऑफिसर, मेजर, कर्नल सभी का मुहर बना हुआ था। 117 मुहर पाया गया। उनके बाद इससे इन्होंने मुहर बनवाया, उस आदमी को भी वेरीफाई किया गया। इन दोनों के पास आर्मी के मेजर बनाने का कोई ऑथराइजेशन नहीं था। उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इनका कहना है कि आर्मी का ही एक आदमी हमको यह ऑर्डर दिया है। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं इनकी बात सही है या नहीं। इधर अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी के साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 1,53,00,000 से ज्यादा रुपए की ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को उत्तर प्रदेश के हापुड़ से गिरफ्तार किया है। साइबर क्राइम थाना की डीएसपी नेहा बाला ने बताया कि साइबर अपराधियों ने पीड़ित से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया तथा राशि निवेश करने का प्रलोभन देकर ठगी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सफलतापूर्वक 11 साल पूरे किए हैं। राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में 11 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं और किस तरीके से इस 11 वर्षों में सेवा सुशासन का ये कार्यकाल रहा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा जी हैं। सर, इन 11 वर्षों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 2014 में नरेंद्र भाई मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उस कालखंड को याद करिए, पूरे देश में किस बात की चर्चा होती थी। पूरे देश में 2014 के पहले वाले 10 साल 2004 से 2014 जो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसके भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी। 2G, 3G, कोल ब्लॉक, कॉमनवेल्थ घोटाला, चारों तरफ भ्रष्टाचार के अलावा कोई चर्चा नहीं होती थी। ऐसी परिस्थिति में नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 से आज 2025 का ये 11 वर्षों का कालखंड देखिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज था केंद्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को एकदम मूल से नष्ट करना। और आज गर्व से हम ये कह सकते हैं कि इस 11 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार है। दूसरा, उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। ये नारा नहीं था, ये उनकी सरकार का दर्शन था। ये भारतीय जनता पार्टी का दर्शन था कि बिना किसी भेदभाव के सबका विकास हम करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा दर्शन है और ये 11 वर्षों में उन्होंने करके दिखाया। दुर्भाग्य था कि इसी उनके कालखंड में ही, उनके समय में ही
कोरोना जैसा एक महामारी आई जो शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी कह सकते हैं, पूरी दुनिया में तबाही मचा दी, जिसने यूरोप के कई देशों के रास्तों पे शमशान की तरह स्थिति बन गई, लाशें जहाँ तहाँ, हाँ वो भी त्रस्त हो गए। आज विश्व बैंक भी मानता है कि उस कालखंड में भारत ने, जो 140 करोड़ लोगों का देश है, जिस तरीके से उसने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस महामारी का सामना किया, वो एक आदर्श रणनीति थी, आदर्श स्थिति थी। तो वो एक रूप नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बदले हुए भारत का रूप देखा। आप देखिए अभी जब पहलगाम वाली नरसंहार हुआ, हिंदुओं को उनका धर्म पूछ पूछ करके मारा गया, पूरा देश क्रोध से उबल रहा था, और उस समय एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश ने लिया। और भारतीय सेनाओं ने जिस तरीके से एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा भीतर जा करके आतंकवादी ठिकानों पे हमले किए, उनके सैन्य ठिकानों पे हमले किए, एक मैसेज दिया कि आप भारत के विरुद्ध कार्रवाई करने का शिविर पाकिस्तान के किसी भी कोनों में लगाओगे तो हम उसको नस्तानाबूद कर देंगे, एक मैसेज दिया भारत ने। तो ये बदला हुआ भारत है। रक्षा की ज़रूरतों का विषय आप देखिए ना, रक्षा की सामग्रियों का एक बहुत बड़ा मार्केट भारत था। आप देखिए घोटाले, बोफर्स घोटाला देश का, दुनिया का सबसे चर्चित घोटाला हुआ था। तो रक्षा की छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए भी हम विदेश पे निर्भर रहते थे, क्योंकि मोटा कमीशन था उसमें। भारत ने उस पूरे इकोसिस्टम को बदल डाला, एक नया भारतीय इकोसिस्टम डेवलप हो गया, जिसके भीतर अब भारत अपनी रक्षा सामग्रियों का निर्माण करता हुआ दिखेगा। तेजस से लेकर के ब्रह्मोस से लेकर के निर्यातक बनने जा रहा है। और आपको मजे की बात बताएं, 23,000 करोड़ रुपए की रक्षा सामग्रियों का हमने निर्यात किया है। अभी इस देश में पहले विकास कार्यों के लिए विदेश से ऋण लेने पड़ते थे, आज हमारा अपना धन इतना ज़्यादा है कि किसी भी विकास के काम के लिए हमारे पास पैसे का अभाव नहीं है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, 2014 में केवल 6 एम्स थे, आज 26 एम्स पे काम हो रहा है, 19 तो ऑपरेशनल हो चुके हैं। ये आज का बदला हुआ भारत, हम समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निर्मित ये भारत अब ये रुकने वाला नहीं। तो अब ये भारत रुकने वाला नहीं है, और पिछले 11 वर्षों की जो गाथा है वो अनगिनत गाथा है, जिसमें भारत ने कई माइलस्टोन तय किए हैं। और आज जो दुनिया का इकोसिस्टम है वो भारत अपने शर्तों के अनुसार उसको बदलता भी है, उसको रचता भी है और उसमें बसता भी है। अपने सहयोगी विकास और प्रणय के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले पर चिंता जताते हुए कड़ी निंदा की है। संस्था ने कहा कि यह हमला बिना टेरर फंडिंग और आतंक समर्थकों के बीच फंड ट्रांसफर के नेटवर्क के बिना संभव नहीं था। FATF ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और साथ ही साथ इसको लेकर गहरी चिंता भी जताई है। FATF ने स्पष्ट कहा है कि यह हमला और इस तरह की दूसरी घटनाएं आतंकवादी समर्थकों के बीच पैसे के लेन देन के साधनों के बिना संभव नहीं है। FATF ने कहा कि इस प्रकार के हमलों के पीछे एक गहरा और संगठित वित्तीय नेटवर्क होता है, जो पैसों के दम पर दुनिया भर में आतंकवाद को फैलाता है। FATF ने साफ कहा कि अगर आतंकियों तक पैसे ना पहुंचे तो उनकी नापाक योजनाएं भी दम तोड़ देंगी। FATF ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की जरूरत पर भी जोर दिया है। FATF ने सख्त चेतावनी भारत के लिए एक नैतिक समर्थन भी है और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक परोक्ष संदेश भी है कि अगर आतंक की फंडिंग रोकने में लापरवाही बरती गई तो वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ना तय है। भारतीय रेल के जरिए अब पर्यटक धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकेंगे। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत 27 जुलाई से होगी, जिसकी बुकिंग IRCTC ने शुरू कर दी है।
भारतीय रेलवे और पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का परिचालन 27 जुलाई से शुरू होगा। IRCTC के चीफ सुपरवाइजर दीपांकर मन्ना ने कहा कि इसका संचालन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड करेगा। 27 जुलाई को ये भागलपुर से खुल के JCD होते हुए आपका धनबाद होते हुए ये निकल जाएगा साउथ इंडिया के लिए। दीपांकर मन्ना ने कहा कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन भागलपुर से खुलेगी और जमालपुर, मधुपुर, सुजाता स्टेशन, बरकाकाना, धनबाद, बोकारो, स्टील सिटी समेत कई रेलवे स्टेशनों से गुजरेगी। कुल 11 रात और 12 दिन की यात्रा में यात्रियों को तीर्थ स्थलों और ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराए जाएंगे। यात्रा का समापन 7 अगस्त को होगा। एकोमोडेशन जहाँ पे नाइट स्टे जैसे तिरुपति में हो गया, रामेश्वरम में हो गया, ऐसे नाइट स्टे रहेंगे। उसके अलावा जहाँ पे सुबह पहुँचेगी फिर शाम तक रहेगी, वहाँ पे फ्रेशन अप हम लोग देंगे। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के परिचालन को लेकर लोग खासा खुश नजर आ रहे हैं और धार्मिक स्थलों की यात्रा पर जाने की इच्छा जता रहे हैं। सिटी का जो योजना है ये बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जो यात्रा करना चाहते हैं, तिरुपति करना चाहते हैं, और जो खाने पीने रहने तो अच्छा सुविधा है। हम लोग भी सोच रहे हैं कि ये योजना जो है इसका लाभ लें। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के परिचालन से न केवल लोगों को धार्मिक यात्रा का आनंद मिलेगा, बल्कि केंद्र सरकार के इस प्रयास से लोगों को देशाटन का मौका भी मिलेगा। DD न्यूज के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसमें अब महज कुछ ही दिन शेष हैं। रांची के खेलगांव में मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप ने एक अनूठी पहल की है। लोगों को जागरूक करने के लिए रोज सुबह सैर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं ने एक विशेष योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया और 21 जून को आयोजित मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने की शपथ भी ली। खेलगांव स्टेडियम के पीछे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार मार्ग पर हर सुबह कुछ खास नजारा देखने को मिलता है। यहाँ का मॉर्निंग वॉक ग्रुप जो कभी कुछ गिने चुने लोगों से शुरू हुआ था, अब 20 से ज्यादा नियमित सदस्यों का परिवार बन चुका है। सेवानिवृत्त बुजुर्गों से लेकर युवा नागरिक तक सभी लोग पहले तेज चाल में वॉक करते हैं और फिर प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और ध्यान जैसी विधियों का अभ्यास करते हैं। 2, 3, 4। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व आयोजित इस योगा अभ्यास कार्यक्रम के दौरान कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास किया गया। सभी लोगों ने प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया। 2, 3, 4। डॉक्टर नीरज ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का आभार, जिन्होंने योग के माध्यम से दुनिया को फिर एक बार भारत की शक्ति का परिचय कराया है। हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने योग के माध्यम से फिर एक बार दुनिया को भारत की शक्ति का परिचय कराया। प्रमोद कुमार कहते हैं कि योग से मेरी कई बीमारियां ठीक हो गईं। यदि डॉक्टर से रहना है दूर तो योग करें भरपूर। कि कुर्सी पर बैठने की आदत के चलते रीढ़ की हड्डियों में दर्द होती थी। जिस दिन से मैं योग से जुड़ा और मॉर्निंग वॉक से जुड़ा, आज उस दर्द से, उस परेशानी से विमुक्त हो चुका हूँ। तो मेरा यही संदेश है कि अगर डॉक्टर से दूर तो योग करें भरपूर। इस अवसर पर हास्यासन भी किया गया। इसके तहत कृत्रिम हंसी को प्राकृतिक हंसी में बदला जाता है, जिससे फेफड़ों की क्षमता में सुधार होने के साथ साथ तनाव से भी मुक्ति मिलती है। रामजी पटेल ने कहा कि योग के लिए किए जा रहे प्रयासों में हम प्रधानमंत्री जी का पूर्ण समर्थन करते हैं। योग से शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनको हम पूरा सहयोग करते हैं और उसी हिसाब से योगा करते हैं। और मैं कहता हूँ कि सबको योगा करना चाहिए। CCL से सेवानिवृत्त सुशील कुमार गुप्ता बताते हैं कि नियमित योगा अभ्यास करने के कारण उन्हें 65 वर्ष की उम्र में भी कोई बीमारी नहीं है। नियमित रूप से पैदल चल करके 10 किलोमीटर आता हूँ और योगा शिविर में भी भाग लेता हूँ। इसका फायदा ये हुआ कि आज मैं स्वस्थ हूँ। मेरी उम्र 65 वर्ष है
और मुझे किसी भी तरह का शारीरिक परेशानी नहीं है। 69 वर्षीय सुधीर कुमार श्रीवास्तव कहते हैं कि योग से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनाने की अपील भी की। 69 ईयर्स का हूँ और पिछला 7 साल से मैं खेल गाँव में रह रहा हूँ और रोज़ मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है और मेरा एक ही उद्देश्य है और मेरा एक ही संदेश है कि मन और शरीर को दोनों स्वस्थ रखा जाए और योग ऐसा चीज़ है कि जिसमें मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है। योगाभ्यास के उपरांत सभी लोगों ने अपने परिवार के साथ योग करने की शपथ के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित करने की शपथ ली। दोस्तों को भी स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। स्वास्थ्य और मानसिक शांति की दिशा में खेलगांव मॉर्निंग वॉक ग्रुप की यह पहल प्रेरणादायक है। 21 जून को लेकर जो उत्साह दिखा वह योग के प्रति बढ़ती जागरूकता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली और आज देश भर में इसका असर दिख रहा है। डीडी न्यूज के लिए खेलगांव से ब्यूरो की रिपोर्ट। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर दुमका की महिलाएं समाहरणालय भवन में दीदी कैफे का संचालन कर खुद को स्वावलंबी बना रही हैं। दुमका के समाहरणालय परिसर में आजीविका दीदी कैफे का संचालन कर आदिवासी समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध बन रही हैं। जिला प्रशासन की पहल पर प्रोमीला हेम्ब्रम 4 महिलाओं का समूह बनाकर दीदी कैफे का संचालन कर रही हैं। यहाँ लोगों को सस्ते दर पर दोपहर का भोजन, चाय और नाश्ता मिलता है। और यहाँ दुमका में समाहरणालय दुमका में 2017 से हम लोग दीदी कैफे चला रहे हैं कि ये हम लोग का बिजनेस है, इसी से ही हम लोग परिवार चला रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से जोहार कैंटीन ग्रुप के माध्यम से वर्ष 2017 में आजीविका दीदी कैफे की शुरुआत की गई थी। समूह से जुड़ी प्रमिला हांसदा और रूपाली कोल ने कहा कि उनकी जीविका इसी कैफे से चलती है। हम लोग चारों मिलकर दीदी कैफे चला रहे हैं, 2017 से चला रहे हैं हम लोग। में थोड़ा बहुत कमाई भी हम लोग का हो जाता है। समाहरणालय के कर्मचारी समेत कोर्ट कचहरी आने वाले लोग दीदी कैफे के नियमित ग्राहक हैं। उन्होंने दीदी कैफे की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ सस्ते दर पर घर जैसा नाश्ता और भोजन उपलब्ध हो जाता है। खाना प्रायः हम लोग अपने ऑफिस के टाइम के बाद खाते हैं। खाना बहुत घरेलू है, इसलिए हम लोग पसंद करते हैं। मसालादार कम होता है, इस कारण से ज़्यादातर खाना इन्हीं यहाँ खाते हैं। देखिए, यहाँ अगर खाना है तो घर का खाना मिलेगा आपको और साफ़ सुथरा है, टेबल वगैरह तो स्वच्छ रखा जाता है और क्वालिटी के साथ खाना मिलता है और चीप रेट में, बढ़िया रेट में मिलता है। दुमका जिले में महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन को दीदी कैफे ने नई दिशा प्रदान की है, जो सभी महिलाओं के लिए नजीर है। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनाडा पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत। G7 आउटरीच सत्र में करेंगे शिरकत। कनाडाई समकक्ष समेत अन्य वैश्विक नेताओं के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। डीजीपी द्वारा 8 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने को गृह विभाग ने किया रद्द, बताया नियम विरुद्ध, डीजीपी से मांगा जवाब। रांची में सेना का फर्जी मुहर बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। सीआईडी ने 1 करोड़ 53 लाख ठगी करने वाले साइबर अपराधी को उत्तर प्रदेश से पकड़ा। और राज्य में मॉनसून की हुई एंट्री, बारिश की फुहारों से गर्मी से राहत। रांची, लोहरदगा और सिंहभूम समेत कई जिलों में 20 जून तक भारी बारिश की चेतावनी।